हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था। आज हम गोलीय दर्पण से इसकी शुरुआत करेंगे। उम्मीद है कि आपको पीछे वाले सारे वीडियो समझ में आए होंगे और आज भी समझ में आएंगे। तो चलिए आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? तो गोलीय दर्पण में उसे कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। अच्छा, तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या हो गया हमारा? गोलीय दर्पण उस दर्पण को हम कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण हमारा होता कैसा है? हमारा ऐसा होता है। अच्छा, यही हमारा गोलीय दर्पण हो गया। अब इसी में से हम क्या करते हैं, अगर इधर से काट दें तो हमारा अवतल हो जाएगा, इधर से काट दें तो उत्तल हो जाएगा। तो देखिए, सतह के आधार पर गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। तो चलिए हम इसके अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। परावर्तक सतह के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? हमारा अवतल दर्पण। पहला क्या है हमारा? अवतल दर्पण। परावर्तक सतह के आधार पर यह कितने भाग में होता है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण। तो देखिए, हम लोग अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका जो परावर्तक सतह है क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका, चाहे वह अवतल दर्पण वैसे दर्पण को हम कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो। तो लिखेंगे अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। देखिए, वह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो। मान लीजिए हमारा गोलीय दर्पण हो गया। अच्छा, इसका हमने एक भाग यहां से काट लिया और काट कर क्या किया, इधर वाले भाग को हमने क्या किया, मिटा दिया। इस पूरे भाग को हमने क्या किया, मिटा दिया। अब यही हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो हम लोग इसको कर्व नहीं बनाते हैं, हल्का कर्व बनाते हैं। तो अगर बनाना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, हल्का कर्व होना चाहिए। अब ये क्या हो गया, देखिए ये रचित भाग हो गया या कलई किया हुआ भाग, ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण।
अब ये क्या हो गया हमारा, इसे आप रजतित भाग कहें या कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग। अच्छा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब देखिए इसका परावर्तक सतह किधर है, इधर तो कलई किया हुआ है, तो इधर से तो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, तो हमारा जो परावर्तक सतह है ये हो जाएगा। परावर्तक सतह, इसी सतह पर प्रकाश का किरण पड़ेगा, इसके बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। अच्छा, तो आप यहां तक नोट कर लें। चलिए अगले पॉइंट को भी लिखते हैं, देखते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पहले। हाँ चलिए, दिखाई देगा। अगला हमारा टॉपिक क्या है, उत्तल दर्पण। अच्छा, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक इसके ऑपोजिट। उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण, शायद हमारा राइटिंग आपको समझ में ना आया, चाहे हो सकता है हमने छोटा छोटा कहीं लिख दिया हो, तो आप हमारे आवाज को सुनना, आवाज से आप हमारे क्या करना, नोट करते चलना। अच्छा, तो इसको लिखते हैं हम, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। तो ठीक है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये। अब इसका देखिए परावर्तक सतह क्या हो जाएगा हमारा, ये अंदर से क्या हुआ, ये कलई किया हुआ है, इसे हम लिख देंगे रजतित भाग, और ये क्या हो जाएगा हमारा, परावर्तक सतह। अच्छा, तो देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह के गोलीय दर्पण का क्या होता है, किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। यह परावर्तक सतह के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका जो परावर्तक सतह है क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। तो चलिए आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, इसके आगे हम फिर पढ़ते हैं। अब हमें अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण में कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये प्रकाश के सारे किरणों को एक जगह बटोरता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के जिस खोखले भाग का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए सबसे पहले चलिए हम आपको डेफिनेशन लिख लें। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी द्वारा सूचित करते हैं, इसे सी द्वारा संबोधित किया जाता है या सूचित किया जाता है।
देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, कोई खोखला गोला है, जो इसका केंद्र होगा, मान लीजिए हम यहाँ से दर्पण काट लें, यहाँ से अगर हम इस भाग को मिटा दें, ये खोखले गोले का क्या किया हमने, एक भाग काट लिया, तो हमारा क्या है अवतल दर्पण का ये मान लीजिए हम बनाए हैं, चलिए हम इसको मिटा ही देते हैं। ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया। तो जब दर्पण हमारा इस आकार का है तो ये पता है कि ऐसे ही होगा, इसी का एक खोखले गोले का ही तो हमने एक भाग काटा है जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये जो गोला है, जो जिसका ये वक्रता केंद्र है, अच्छा खोखले गोले का जो वक्रता केंद्र है वही इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा, ये सॉरी जो खोखला गोला है इसका जो केंद्र है वही इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र है, क्योंकि इसी केंद्र से ये भी इसी जो ये इसका शेप बना है ना, इसी केंद्र का है। अच्छा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, ये खोखला गोला हो गया, इसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट चलिए हम लोग ध्रुव पढ़ते हैं। ध्रुव जिसे हम लोग अंग्रेजी में पोल भी कहते हैं। अच्छा देखिए हम लोग ध्रुव किसे बोलते हैं, ये मान लीजिए क्या हो गया, हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रजतीय भाग हो गया। ये जो इसका मध्य भाग है, ये इस दर्पण का जो मध्य भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अच्छा जो ये दर्पण है इसके मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। चलिए इसको अब लिखते हैं हम, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, चाहे ध्रुव कहते हैं। अच्छा इसे हम लोग किसे कैसे लिखते हैं, इसे P द्वारा सूचित करते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा अब देखिए ये हमारा मान लीजिए ये हमारा दर्पण हो गया और यही इसका ये रजतीय भाग हो गया, और ये जो हमारा है पॉइंट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो चलिए आप इतना पहले नोट कर लें, फिर हम आगे इसके पढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं, ये मान लीजिए हमारा दर्पण है जिसका ये ध्रुव हो गया, इसका कोई सेंटर पॉइंट भी है, वक्रता केंद्र, मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र ऐसे क्यों है, क्योंकि ये दर्पण हमारा इसी आकार का होता है, खोखले गोले का ही तो भाग है, तो ये खोखला गोला ऐसे ही होता है। अच्छा तो इसका जो वक्रता केंद्र है दर्पण का, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, सरल मतलब सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अच्छा तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं।
ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली। तो चलिए हम इसका एक छोटा सा आपको फिगर भी बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया हमारा, ये पी हो गया और ये सी हो गया। पी मतलब क्या हो गया हमारा, ध्रुव हो गया, और क्या होगा हमारा, वक्रता केंद्र। और इसी को जो मिलाने वाली ये रेखा है, सरल रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब अगला पॉइंट है फोकस। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले हम फोकस को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग फोकस को समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या हो गया, अवतल एक दर्पण हो गया जिसका ये मुख्य अक्ष हो गया। अच्छा, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, वक्रता केंद्र हो गया। इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है तो दर्पण, जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी तो उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, हम दर्पण का फोकस कहते हैं। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं, तब फिगर बनाएंगे। लिखेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस जिस बिंदु पर काटती है ना, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उस बिंदु को फोकस या दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिए अब इसका फिगर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक कोई दर्पण हो गया जिसका ये कलई किया हुआ भाग है, ये हमारा ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, वक्रता केंद्र हो गया। इन दोनों को जो रेखा मिला रही है क्या होगी, हमारे मुख्य रेखा या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसके समानांतर कोई अगर किरण दर्पण पर पड़ रही है तो दर्पण के बाद इसका परावर्तन होगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, देखिए ये मुख्य हमारा अक्ष हो गया, जिस बिंदु पर काटती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। अच्छा, आप इसे ये भी लिख सकते हैं, इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर, यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, यह हमारा दर्पण होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है
उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, दर्पण का फोकस करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं समझेंगे। मान लीजिए ये कोई आपका दर्पण हो गया। अच्छा, ये ज़्यादा आपको गोल नहीं करना है, हल्का कर्व करना है। अच्छा, यह कोई दर्पण हो गया जिसका ये परावर्तक सतह हो गया। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, P हो गया ये, और क्या हो गया हमारा C हो गया। अब देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या लिखेंगे हम, देखिए सिंपल है। आप अगर फिगर आपको याद रहेगा ना तो आपको लिखने में एकदम आसानी है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इससे देखिए परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, अब क्यों त्रिज्या बोलते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कोई दर्पण है, ये कोई गोला है, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। तो है तो सब वही, बस हमने किया क्या है, ये जो गोलाकार बाकी का जो भाग है उसको हमने हटा दिया है, बस हमें इतने की जरूरत है। अच्छा, तो ये क्या हो गया त्रिज्या, और इसे हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। तो चलिए अब हम परिभाषा इसके लिख लें, इसके बाद आगे हम फिर फिगर भी बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग सूचित कैसे करते हैं, तो कैपिटल R से, इसे R द्वारा दिखाया जाता है, चाहे सूचित किया जाता है या संबोधित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए अब अगर आप इसका फिगर बनाना चाहें तो देखिए छोटा सा हम फिगर आपको बना दे रहे हैं, छोटा सा और प्यारा सा। ये मान लीजिए आपका कोई दर्पण है, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब वक्रता त्रिज्या होगा, सॉरी वक्रता केंद्र हो गया। और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। अब इसका आखिरी एक पॉइंट है हम लोग फोकस दूरी, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी किसे बोलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई दर्पण हो गया, इसका ये हमारा मेन अक्ष हो गया। अच्छा, मुख्य अक्ष, अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। और ये क्या हो गया हमारा ध्रुव। तो हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए सिंपल सा है, बस आपको फिगर याद रखने की जरूरत है, सारे से सारे डेफिनेशन सिंपल है। देखिए क्या हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं, फिर हम फिगर बनाएंगे। हर एक पॉइंट पर आप फिगर बनाइए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फोकस और ध्रुव के बीच की ध्रुव, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, अब इसे हम लोग सूचित कैसे करते हैं, तो इसे छोटा f से हम संबोधित करते हैं।
छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, अब चलिए इसको फिगर बना लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो। ये मान लीजिए हमारा कोई दर्पण हो गया, ये कलई किया हुआ है, ये क्या हो गया हमारा ध्रुव हो गया दर्पण का, और ये क्या हो गया इसका सेंटर पॉइंट हो गया, जिसे हम लोग C से लिखते हैं। और ये दर्पण से यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम लोग क्या करते हैं, फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम छोटा f से लिखते हैं। अच्छा, तो इसके ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम थोड़ा उत्तल दर्पण में पढ़ लेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण में परावर्तन। तो उत्तल दर्पण में हम परावर्तन करा कर देखेंगे अच्छा कि हमें क्या मिलता है। तो देखिए उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बिखराव करता है। तो ये मान लीजिए कोई हमारा उत्तल दर्पण हो गया ये। अच्छा, और ये क्या हो गया हमारा रचित भाग हो गया, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया हमारा ध्रुव हो गया। तो देखिए हम करेंगे क्या, इमेजिन करेंगे कि ये इधर, तो मान लीजिए ये पेंट किया हुआ है तो इधर तो जाएगा नहीं, लेकिन हम कल्पना करेंगे कि ये जो मुख्य अक्ष है हमारा इधर भी ऐसे गया हुआ है। अच्छा, मुख्य अक्ष हमारा और आगे भी गया हुआ है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो दर्पण पर जैसे ही परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, ये इस दिशा में वापस रह गया, चला गया। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि आप ऊपर से ले जा सकते हैं, आप नीचे से भी ले जा सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ प्रकाश का हमारा किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भी तो है, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ा और परावर्तन के बाद क्या हुआ, ऐसे वापस लौट गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर फोकस कहाँ बनेगा, ये तो कहीं काटा नहीं मुख्य अक्ष को। जब तक मुख्य अक्ष को ये किरणें काटेगी नहीं तब तक हमारा फोकस नहीं मिलेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे इसको हमने कल्पना किया कि ये रेखा आगे भी चला गया है, वैसे हम मानेंगे कि ये रेखा जो है कहाँ है और आगे भी चला गया है। ये रेखा हो गया है हमारा, ये रेखा हो गया। अच्छा, और जहां ये मुख्य अक्ष को दोनों किरणें जो परावर्तन कर रही है दर्पण से पड़ने के बाद परावर्तन जिसका हो रहा है, वो जब हम कल्पना करेंगे वो दोनों रेखाएं मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही क्या होगा, उसका फोकस होगा। तो इसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि फोकस उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं हम। देखिए बुक में इसका खूब बढ़िया परिभाषा दिया है, चलिए हम बुक से ही लिख देते हैं। किसी उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर, जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है।
आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यह क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब ये जो दर्पण, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर आ रही है। अच्छा, यही क्या हो गया, हमारे उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे इससे आगे सारे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।